हेलो एवरीवन, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शमीमुल्लाह सिद्दीकी साहब, जो कि रिश्ते में मेरे ताया भी हैं। और इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़िंदगी गुजारी है, जिसमें प्री पार्टीशन एरा भी देखा है, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद का एरा भी देखा है। फिर उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड माइग्रेट किया, तो इन्होंने इंग्लैंड का भी एक एरा देखा है, और आजकल ये वापस पाकिस्तान में मुकीम है। तो हम वेलकम करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो आप हमें बताइए कि पार्टीशन से पहले आपकी पैदाइश हुई अप्रॉक्सीमेटली 1939 में। आप बताइए कि आपको पार्टीशन से पहले का क्या क्या याद है। और मैं इलाहाबाद ब्रिटिश इंडिया में जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू में 1939 circa दिसंबर 1939 एक वर्किंग क्लास फैमिली में पैदा हुआ। ठीक है। मेरे फादर ड्राफ्ट्समैन थे जी और साथ में बिल्डिंग कंट्रैक्ट का काम भी करते थे। ठीक है। मेरी मदर हाउसवाइफ थी। सही है। वहाँ पर अर्ली लाइफ बचपन में जी हम एक बहुत ही इंटीग्रेटेड सोसाइटी थे जी और हिंदू मुसलमान ये सब एक मिल करके जी। एक साथ ही रहते थे सही है। और कोई डिस्क्रिमिनेशन या इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं थी। सही है। बड़ा पीसफुल एटमॉस्फेयर था ठीक है। और बहुत ही मतलब आराम की ज़िंदगी थी मेरे बचपन में। अब हम अपने कज़न वगैरह के साथ जी अपने सुबह सुबह उठ करके जमुना रिवर थी, जी जी। उसमें नहाने के लिए जाते थे सही है। और नहा करके अपना वहाँ मिंटो पार्क था, अच्छा। वहाँ से गुलदस्ते वगैरह बना के ले आते थे। सही है। रास्ते में हमें एक लाला जी मिलते थे, वो हमेशा हमसे टाइम पूछते थे। अच्छा। पहली मरतबा उन्होंने टाइम पूछा तो हमने कहा भाई 8:45 बजे हैं। सही है। अच्छा, दूसरे तीसरे दिन फिर उन्होंने टाइम पूछा, फिर 8:45 बजे से। ठीक है। थर्ड टाइम जो मिले तो उनका नाम हमने ज़्यादा 8:45 रख दिया। तो वो जब भी टाइम पूछते थे उन्हें कहते थे 8:45 9:45 ज़बरदस्त। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उस वक्त हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे की छोटी मोटी मजाकों का बुरा भी नहीं मानते थे। नहीं, हम तो बहुत ही इंटीग्रेटेड थे। हमारा घर हिंदुओं के आना जाना, उनका हमारे आना जाना, अच्छा। खाना पीना सब कुछ ओपन था। और ये पार्टीशन से ज़्यादा पहले की बात भी नहीं है, 5-8 साल पहले की ही बात हो रही है। जी, ये 1939 की बात है। मैं 39 पैदा हुआ जी तो जाहिर है कि मैं तो बहुत छोटा था। जी हाँ। 2-3-4 साल का था, जी हाँ। 5 साल का होगा। तो हम बचपन में कोई हमें फ़र्क नहीं था। जी हाँ। आप अक्सर जी हाँ किस्से सुनाते तो रहते हैं कि आपके हिंदू दोस्त किस तरह से आप लोगों से मिलते मिलाते थे और किस किस्म के हंसी मजाक भी होते रहते थे, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम तो बहुत ही फ्रेंडशिप में रहते थे। ज़्यादातर मेरे तो ज़्यादातर दोस्त हिंदू ही थे, जी हमारे कजन्स के अलावा। जी। वॉर शुरू हो गई थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जी मैं साल 1.5 साल का ही रहा हूँगा, मुझे बताया गया था। जी। तो मेरे वालिद जो थे उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में रजिस्ट्रेशन करा ली थी अपनी, चले गए थे। ठीक है। तो वहाँ रिक्रूट हो गए और वॉर में वो गए पहले बर्मा, अच्छा। फिर वहाँ से इंडोनेशिया, ठीक है। जावा, सुमात्रा वगैरह, और जापानीज से फाइटिंग होती थी। अच्छा, जापान से जापान से, जापान मतलब आ गए थे बर्मा तक। तो वहाँ पर उनकी फाइटिंग हुआ करती थी। ठीक है। वो 2 मरतबा कैप्चर हुए, ठीक है। और मलेशिया में, इंडोनेशिया में, और फिर वहाँ से रिकैप्चर हुए। अच्छा। वो साइफर असिस्टेंट थे, उनको सिखाया गया था आर्मी में। अच्छा। तो वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर देते थे। जो ब्रिटिश सिग्नल थे जी। उसमें जापानीज की पोजीशन जो थी वो गलत बता दिया करते थे। अच्छा। सही है। तो वो इसी तरह वो रिकैप्चर हो गए दोनों मरतबा। उनको जापानीज ब्रिटिश आर्मी पहुंच गई, उन्होंने फ्री करा लिया। सही।
तो बेसिकली वो इंडियन आर्मी में थे जिसको ब्रिटिश आर्मी भी यूज़ करती ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जी हाँ। ब्रिटिश इंडियन आर्मी। जी। सही सही सही। फिर उसके बाद उनको स्लाइट इंजरी हुई, बुलेट उनके लेफ्ट आर्म में थोड़ा सा लग गया था। अच्छा। तो उसके बाद वो उनको सेमी मिलिट्री ड्यूटी में सिंगापुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। अच्छा। और फिर एंड ऑफ वॉर तक वो सिंगापुर में ही रहे। सही। और ये अराउंड 1940s की बात हो रही है? ये 1945, 43, 44, 45 जी। अच्छा, सही है सही है सही है। तो फिर उसके बाद जब पार्टीशन का टाइम करीब आया? जी हाँ, पार्टीशन का टाइम तो अभी नहीं आता, वॉर ख़त्म हुई 1945 में। जी। तो ये हमारे वालिद द्वारा सब आर्मी वापस आ गई। सही है। तो मेरे फादर जो थे ये सिविलियन पोस्ट में इनको अपॉइंटमेंट मिल गई थी मिलिट्री के बाद। ठीक है। तो रेड फोर्ट दिल्ली में वो उनका ऑफिस था। जी। और वो वहीं पोस्ट हो गए। अच्छा। 1945 में। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद हम इलाहाबाद में ही रहते थे। हम अपने खालू खाला के घर जी रहा करते थे। अच्छा। मेरी मदर जो थी वो चली गई थी दिल्ली। जी। मेरे अब्बा के आने के बाद। जी। फिर बाद में उन्होंने मुझे भी बुला लिया था, छोटे बच्चों को। अच्छा। बड़े भाई तो मेरे पढ़ते थे वहाँ। जी। फिर मैं वहाँ से दिल्ली चला गया। तो आपकी इब्तदाई तालीम इलाहाबाद में शुरू हुई? जी हाँ। जब मैं वहाँ से फिर 4-5 साल के बाद उम्र के बाद मुझे वापस भेज दिया गया। ठीक है। इलाहाबाद। ठीक है। तो वहाँ मैं इलाहाबाद हाई स्कूल में जी। मुझे दाखिल करा दिया। जी। तो मैं पार्टीशन तक वहीं पढ़ता रहा। सही है। ठीक है। मेरे फादर जो थे वो भी वॉर के बाद वापस आ गए थे इलाहाबाद। ठीक है। और इलाहाबाद मुस्लिम लीग के वो सेक्रेटरी थे। किसके सेक्रेटरी थे? इलाहाबाद मुस्लिम लीग। इलाहाबाद जब मुस्लिम मूवमेंट लीग शुरू के। हुआ इसका, मुस्लिम लीग का, जी जी पाकिस्तान बनाने का, तो मुस्लिम लीग ने जी। डिमांड किया था। अच्छा, सही है। तो उस ज़माने में 45 के बाद जी। वो इलाहाबाद आ गए। सही है। और मतलब वो वॉर ख़त्म होने के बाद फिर आज़ादी की मूवमेंट शुरू हुई। जी। और 47 में जी। पाकिस्तान बना। जी। इससे पहले थोड़ा सा आप जिक्र कर रहे थे ना कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी कोशिश करी कि इंटीग्रेटेड सोसाइटी कंटिन्यू रहे और लोगों को वही कोटा मिले, सबको बराबरी का हिस्सा मिले, लेकिन वो हो नहीं सका। नहीं, वो हो नहीं सका इसलिए कि वो पार्टीशन के वक्त फिर हिंदुस्तान के जो लोग थे, हिंदू ख़ास तौर पर, जी। वो सारी चीज़ें खुद ही डिमांड करते थे। अच्छा। हालांकि शुरू में तो मुस्लिम लीग तो बाद में आई है। जी। कांग्रेस पार्टी में ही से सब जितने भी पाकिस्तान के लीडर वो आए थे। जी। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद फिर जब भी डिसाइड हुआ कि नहीं पाकिस्तान, फिर कायद आज़म ने अलग स्टेट डिमांड की। जी। और जब पार्टीशन का वक्त आया तो कुछ सेटलमेंट हो नहीं पा रहा था। अच्छा। लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा था क्वीन ने, और उन्होंने कहा कि भाई आप फैसला करके मुझे बता दें। जी। महात्मा गांधी जो थे वो शुरू में तो तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में जब स्टेलमेट हो गया जी। तो वो एग्री कर गए कि ठीक है पाकिस्तान अच्छा। में हिंदुस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सही है। और इस तरह से पाकिस्तान क्रिएशन में आया। सही। तो फिर फाइनली 14 अगस्त 1947 जी हाँ। पाकिस्तान वजूद। तो आपको उस पर्टिकुलर दिन के बारे में क्या याद है? पर्टिकुलर दिन के बारे में ये था क्योंकि एक दिन के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। जी जी। तो स्कूल वगैरह में जाहिर है कि वो हिंदुस्तान की सेलिब्रेशन हुई थी। जी जी। तो हिंदुस्तान में ही था। जी हाँ। तो हिंदू सेलिब्रेशन हुई, उन्होंने आतशबाजी वगैरह की। अच्छा। और काफ़ी मतलब मिठाइयाँ बांटी। अच्छा अच्छा। स्कूलों के बच्चों ने डांस वांस किए सब।
सही। तो फंक्शन रहा उसमें बहुत। क्योंकि आप लोग तो ज्योग्राफिकली उसी इलाके में थे जो हिंदुस्तान इंडिया के हिस्से में आया था। मैं इलाहाबाद में था, जी हाँ। तो इलाहाबाद तो ज़ाहिर इंडिया में था। जी हाँ। तो वहाँ पर सेलिब्रेशन वगैरह थी, वो अपने नेशनल एंथम वगैरह उन्होंने गाए। अच्छा। मैंने खुद गाए। सही। मैं दरअसल में मैंने म्यूज़िक अपना सब्जेक्ट लिया था, अच्छा अच्छा। जिसमें पार्टीशन से पहले उन्होंने चॉइस दी थी मुझे स्कूल में कि मैं आज पर्शियन पढ़ूं जी। या म्यूज़िक लूं। सही है। तो मैंने म्यूज़िक लिया था, अच्छा जिससे मेरी फैमिली बहुत नाराज़ थी। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन फिर मैंने हिंदुस्तान की आज़ादी में वंदे मातरम गाया था। अच्छा। वेरी नाइस। ये मुझे याद है ये चीज़ें। क्योंकि उस फिर तरह से जब तो महात्मा गांधी की असैसिनेशन हुई 1948 में, जी। और उनको लाया गया था इलाहाबाद, अच्छा उनकी बॉडी को। अच्छा अच्छा अच्छा। और पता नहीं उनको शायद संगम वहाँ पर जो है गंगा जमुना जहाँ मिलती है दोनों रिवर, जी। वहाँ पर उनको शायद बात दे करके ले गए वापस। अच्छा। तो उसके बाद से फिर हालात बहुत बिगड़ गए। हिंदू बड़े रॉयट्स वगैरह पे उतर आए, मुसलमानों पे अटैक्स वगैरह शुरू कर दिए, दंगे फसाद शुरू हो गए। दंगे फसाद शुरू हो गए। सही। और मेरे वालिद को काफ़ी थ्रेट्स दिए गए जी। कि अब आपने पार्टीशन किया है, पाकिस्तान बनाया है, तो जाइए यहाँ से। सही। सही है। फिर हमने अपना फैसला यही किया कि हमें पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। सही है। तो हमने अपना मकान वगैरह जो भी चीज़ें थी, इस इरादे से हम पाकिस्तान नहीं आए थे कि हमें वापस जाना है। ठीक है। तो हम सब कुछ अपना फरोख्त करके सब चीज़ें निपटा कर, मैं तो छोटा ही था उतना, जी। लेकिन बड़े भाई वगैरह मेरे थे जो वहीं पढ़ते थे। अच्छा। तो उसके बाद हमने पाकिस्तान आने का इरादा किया। ठीक है। तो मार्च 1948 में जी। हम इलाहाबाद से चले आए बम्बई, अच्छा। जहाँ से हमने पानी का जहाज़ लिया। उस वक्त बड़ी मुश्किल से सीटें मिलती थी, जी। लेकिन चूँकि हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, जी। तो इसलिए हमें प्रायोरिटी दी गई। तो सही हमने है। वहाँ पर लोग एक महीने बॉम्बे में रहते थे, जी। सीटें नहीं मिलती थी। हमें तो 2-3 दिन के अंदर ही सीट मिल गई। तो हम सही। वहाँ से जहाज़ लेकर के कराची आए। तो आप लोग इलाहाबाद से बॉम्बे आए और वहाँ से इलाहाबाद से ट्रेन से बॉम्बे आए। शिप के थ्रू? जी हाँ, हमारे हिंदू दोस्त हमें छोड़ने आए थे। अच्छा। जी हाँ, जी। बॉम्बे तक। जी हाँ, ये भी बताया ना जी, आप जिक्र कर रहे थे कि वो सेफ्टी की वजह से आप लोगों के साथ जी आए। हाँ, वो हमारे दोस्त थे। तो जी। वहाँ पर चूँकि अटैक वगैरह बहुत मुसलमानों पर हो रहे थे, जी हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको छोड़ के आएंगे। जी। तो हमारे 2 दोस्त वहाँ से आपके साथ आए। मोहनलाल मलिक और डॉक्टर मलिक, डॉक्टर मूरत, ये लोग छोड़ने आए थे। आप लोगों को छोड़ने आए थे कि आप लोग हिफाजत से शिप पे चढ़ जाए। शिप पे बैठा के फिर गए वो जी। वापस। सही। फिर हम पाकिस्तान 6 दिन के बाद, जी। जहाज़ का सफ़र, जी। बहुत ही पुराना जहाज़ था वो, उसका नाम अच्छा। शायद अकबर था। अकबर या बाबर बता रहे थे शायद आप। हाँ, अकबर या बाबर। जी। उससे हम ट्रैवल करके कराची पहुंच गए। अच्छा। अच्छा, कराची पहुंचने से हमें बहुत ही बड़ा कल्चरल शॉक हुआ। ठीक है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत फ़र्क पाया। अच्छा। बिल्कुल, ज़ुबान फ़र्क, लोग फ़र्क, उनकी सोच फ़र्क। जी। तो बड़ा मुश्किल हुआ अपने आप को एडजस्ट करने में, ठीक है। टाइम लगा। तो कराची में अभी आजकल के ज़माने में तो यही कहते हैं ना कि जो लोग वहाँ से महाजर आए थे माइग्रेट करके, वो कराची में सेटल हुए क्योंकि शिप के थ्रू आते थे। उस वक्त जब आप लोग पहुँचे थे तो वहाँ के लोकल्स कौन थे? ज़्यादातर सिंधी लोग थे। अच्छा। और वो जो थे कुछ पठान भी थे। अच्छा। लेकिन सिंधी ज़्यादातर ये मिनियल
जॉब्स करते थे ये यहाँ पे, अच्छा गधा गाड़ी घोड़ा गाड़ी चलाते थे। अच्छा हाँ, मतलब कोई अच्छे पोजीशन में लोग नज़र नहीं आए यहाँ। अच्छी अच्छा पोजीशन में जो लोग थे वो माइनॉरिटीज़ थी, अच्छा। जो ज़्यादातर मेरा ख्याल है पारसीज थे। पारसीज, जी हाँ। जी हाँ। जो पुराने बंस रोड के इलाके में जिनके। जी हाँ। जी सो प्रोफेशन में भी और बैंकिंग में भी, जी इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो ये पारसीज थे। क्योंकि जो जो हमारे सदर और बंस रोड वगैरह के इलाके हैं वहाँ पे तो ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी नज़र आता है, जो उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह बनाई थी, और जो हाई जी कोर्ट हाँ। है। जी, ये डेंसा हॉल और डाउ मेडिकल कॉलेज ये सब इन्हीं के नाम पे हैं। मतलब ये ब्रिटिश के टाइम पे भी कराची ही मेन ट्रेडिंग हब था उस इलाके का। हाँ जी हाँ, ये लोग चूँकि अपने आप को बहुत वेस्टर्नाइज रखा था इन्होंने, जी और काफ़ी इनकी तालीम भी अच्छी थी, अच्छा ग्रेजुएट्स वगैरह भी थे, तो इनको प्रेफरेंस मिलता था। सही। और ये अंग्रेज़ों के साथ इंटीग्रेट भी बहुत अच्छी तरह हो जाते थे, ऑफ कोर्स जी। तो इनको काफ़ी प्रेफरेंस था, वो इनका काफ़ी होल्ड भी था। सही। मतलब जब ये वहाँ से पर्शिया से डिपोर्ट होके आए थे, जी तो ज़्यादातर बॉम्बे और कराची में ही आए थे। जी, ये पारसियों के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? पारसियों के बारे में। जी जी हाँ, आतिश परस से। जी जी और काफ़ी बात शुरू के इलाके में टाइम में इनका काफ़ी होल्ड था। जी, मामा पारसी स्कूल वगैरह सब वहाँ पे। सब उन्हीं के। जी हाँ जी हाँ। जी हाँ और इसमें भी इंग्लिश स्कूल में भी ज़्यादातर वही लोग थे। जी हाँ बाद में फिर इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन के कुछ लोग आए उन्हें। जी हाँ असल में पाकिस्तान में कोटा सिस्टम था, जी। जिसमें महाजनों का 2% कोटा था। अच्छा तो उसमें बड़ा मुश्किल था सिलेक्शन किस चीज़ में होना है, जॉब्स के अंदर। मतलब 2% जो लोग इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे उनका 2% कोटा 2% था, कोटा और बाकी कोटा लोकल्स 98% जो था वो लोकल्स का जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। जो मतलब अलग प्रोविंशियल चीज वगैरह थी, उनके अलग अलग कोटे। सही है। फिर यहाँ से मैंने कराची में मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन लिया, सही है। और वहाँ से मैट्रिक तक वहाँ तक उसी स्कूल में पढ़ता रहा। ठीक है। अच्छा, शुरू में फैमिली को भी सेटल होने में बहुत वक्त लगा। जी कोई मेरे फादर को भी कोई अच्छी जॉब या कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं मिला, जी तो इसलिए फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉब्लम रही। सही है। लेकिन स्ट्रगल करते रहे, और मैट्रिक 1952 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया। ठीक है। इसके बाद मेरी फैमिली ने कहा कि भाई हम तो अब फर्दर एजुकेशन नहीं दे सकते आपको। जी तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अब कोशिश करता हूँ। फिर मैंने जॉब की, दिन में जॉब करता था। पाकिस्तान टोबैको कंपनी में मुझे क्लर्क की जॉब मिल गई थी। अच्छा तो वहाँ मैं दिन में जॉब करता था, शाम को इस्लामिया कॉलेज कराची में बीकॉम में दाखिला लिया था, अच्छा और वहाँ पढ़ाई करता था। सही है। फिर 1956 तक मैं वहाँ पर काम करता रहा, ठीक है। और जॉब भी करता रहा। बस ये था कि वक्त नहीं मिलता था, जी इसलिए पास तो हो जाता था मैं इम्तहानों में, लेकिन ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। सही। 1956 में फिर मैंने बीकॉम किया, ग्रेजुएशन। ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहाँ से किया था बीकॉम? मैंने इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज से। इस्लामिक कॉलेज में मैं पढ़ता था रात इवनिंग में, जी और बीकॉम तो कराची यूनिवर्सिटी का कोर्स था। जी जी इम्तिहान। सही। जी। फिर उसके बाद 2 साल तक मैंने पढ़ाई छोड़ दी, इसलिए कि फर्दर एजुकेशन के लिए
ना फैमिली के पास रिसोर्सेज, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब कर ली थी ठीक है। इंडस्ट्री सप्लाई एंड फूड में, पाकिस्तान सेक्रेटरीट बंस रोड में जी इनका ऑफिस था। जी वहाँ मैं काम किया करता था एज ए गवर्नमेंट ऑडिटर, ठीक है। और 2 साल तक मैं वहाँ काम करता रहा। जी सेकेंड ईयर में जब मैंने किया तो मैं इनफ सेविंग हो गई थी मेरी, जी तो फिर मैंने एडमिशन लिया। कराची यूनिवर्सिटी का कोर्स नया शुरू हुआ था, MBA का। सही है। ये जॉइंट वेंचर था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और कराची यूनिवर्सिटी के दरमियान। अच्छा। तो MBA इंस्टीट्यूट था। ये M.Com को एबॉलिश कर रहे थे, तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया था कि हम MBA इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स लेंगे जी और M.Com के स्टूडेंट्स को भी हम पढ़ाएंगे। सही है। तो मैंने वहाँ से फिर फुल टाइम स्टडी, नौकरी छोड़ करके, सही है। मेरे पास इनफ सेविंग थी, तो फिर मैंने वहाँ से M.Com किया, ठीक है। जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन आई, जी फर्स्ट क्लास डिग्री। अच्छा। और फिर दौरान में मैं कोशिश कर रहा था। मेरे बड़े भाई 1956 में जी पाकिस्तान से जर्मनी चले गए थे अच्छा। स्टडी के लिए। सही है। उन्होंने DJ कॉलेज कराची से BSc ऑनर्स किया था। ठीक है। उसके बाद वो जर्मनी बॉन चले गए, ठीक है। जहाँ वो स्टडी कर रहे थे। सही है। मैं उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करता रहता था। जी फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं खुद अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करूँगा। जी तो 59 के एंड में मैंने कोशिश करके 1959 के एंड में मैंने क्वालिफाई किया M.Com। जी उसके बाद फिर मैंने UK आने का प्रोग्राम बनाया। ठीक है। मुश्किलात तो बहुत थी वहाँ। जी ट्रैवल करने के लिए मुझे वहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट के कोई 17 NOCs निकलवाने पड़े इंग्लैंड आने के लिए? इंग्लैंड आने के लिए। कि क्यों जाना चाहते हो? हाँ जी हाँ, वो मतलब पुलिस का NOC और अच्छा, दूसरे अच्छा, डिपार्टमेंट्स का NOC, तो वो बहुत फॉर्मेलिटीज़ बहुत थी। सही है। लेकिन वीज़ा वगैरह कोई नहीं लगवाना पड़ा आपको? नहीं, वीज़ा था ही नहीं ज़माने में। बस आपने पासपोर्ट बनवाया, गवर्नमेंट से NOCs लिया? NOC लिया और फिर कोशिश कर आके कंसेशन टिकट मुझे लुफ्तांजा का जी मिल गया अच्छा 50% पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ से फिर लुफ्तांजा की फ़्लाइट ले करके कराची से इंग्लैंड आया। इंग्लैंड में लंदन नहीं आया आप सीधे? मैं लंदन आया पहले। मतलब जहाज़ जो था वो इजिप्ट एयर से आया था, मैंने लुफ्तांजा से आया था, जी कैरो में रुका था। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर वहाँ से कनेक्शन था? कनेक्शन के बाद थी तो फिर लंदन आ गया। सही। अच्छा, लंदन में दिसंबर 1960 में पहुंचा। सही है। तो फिर आपको लंदन आके इनिशियल चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े? सबसे पहली परेशानी तो मुझे ये हुई कि यहाँ लंदन में जी मेरी अंग्रेजी ज़बान जो थी ये लोग समझते नहीं थे। अच्छा। जी हाँ। सही है। अब मैं बड़ा परेशान होता तो मैंने कहा मुझे तो बड़ी लोगों ने, जब मेरे टीचरों ने गलत इंग्लिश पढ़ा दी मुझे कोई समझते ही नहीं है। सही है। फिर जब मैं दूसरी जगह गया, जब मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और जॉब मिली मुझे, जी तो इस ऑफिस में काम शुरू किया, तो मेरे प्रिंसिपल जैसे उन्होंने कहा कि नहीं आपकी इंग्लिश में कुछ नहीं है, ये इनको अंग्रेजी जो नहीं बोलते ये, हाँ ये स्लैंग लैंग्वेज है इनकी, कोकनी, जी जी ये वो बोलते हैं। जी हाँ तो फिर मेरे समझ में आया। जी हाँ। वो बेसिकली एक एक्सेंट नहीं था, पूरी लैंग्वेज ही है कोकने की। हाँ, वो तो मतलब बिल्कुल ही अलग जुबान है। मतलब एक तरह से अंग्रेजी से कोई जी हाँ ताल्लुक ही नहीं उनका। जी हाँ अब आपके एक मिसाल के तौर पर, कि पानी जैसे वाटर कहते हैं, जी जी वो कहते हैं वो जी हाँ तो वो मेरे समझ नहीं आता था। जी हाँ मैं अखबार लेने गया जी
तो उन्होंने कहा कि टपन सेबनी। मैंने समझ नहीं आया टपन सेबनी क्या होता है। तो क्या होता है? ये 2 पेंस 2.5 पेंस को टपन सेबनी कहते हैं। मतलब वो और बिल्कुल इसी ही। तरह एक शिलिंग को कहते हैं बॉब। बॉब। मैं कहा, बॉब क्या होता है? और पाउंड को कहते हैं क्विड। जी हाँ। आपको वो मेरे ख्याल से ये कॉकनी आपके साथ जो होते थे, ये आपको जॉन भी तो कहा करते थे। हाँ, मैं जहाँ भी जाता था वो मुझे कहते थे जॉन। मैंने कहा भाई मेरा नाम जॉन नहीं। जी। फिर मुझे बाद में मालूम हुआ कि ये कोकनी स्लैंग है। जी हाँ। हर फॉरेनर को जॉन कहते थे। जी हाँ। जी हाँ। और भी आपने कुछ वर्ड्स बताए थे। हाँ, मैं असल में थैंक्स को ठा कहते हैं। हाँ, मतलब ये कि लैंग्वेज ही फ़र्क है ना वो। टोटली डिफरेंट लैंग्वेज। जी हाँ। एक्टिविटीज में थैंक्स को कहते हैं था। जी। आपको पहले डाउट हो गया था कि आप ही शायद गलत बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन बाद में जब मैंने ऑफिस में जॉब की जी हाँ। तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा नहीं, आपकी अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट आपकी इंग्लिश जो है हमसे अच्छी है। आपकी ग्रामर जो है, जी हाँ। आप ग्रामेटिकली हमेशा सही इंग्लिश लिखते हो। ये जी हाँ, ये मेरे साथ भी ये हो चुका है यहाँ पे। जी। तो शुरू में नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन फिर जो लोग प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं वो कहेंगे कि आप सही बोलते हैं, आपको इनको सिखानी चाहिए। जी हाँ। अब दूसरा ये कि थोड़ा एक्सेंट में फ़र्क होता है। जी। तो बहुत से लोग जो हमारे यहाँ इंटीरियर वगैरह से आते हैं उनके एक्सेंट्स मुश्किल से समझे जाते हैं। जी हाँ। यहाँ के खुद कई एक्सेंट हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। जी हाँ। मतलब नहीं, मुझे जो पहली एक खातून मिली थी बस स्टॉप पे, जी वो जो पहली प्रॉपर हमारे टीचर्स के अलावा बाहर इंग्लिश प्रॉपर क्वींस इंग्लिश जिसे कहते हैं वो बोलने वाली, तो वहाँ मैंने बोला था कि तुम्हारी इंग्लिश तो इतनी अच्छी है। वो मेरे हॉस्टल के बच्चे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती, उनको मेरी समझ में नहीं आती, मुझे उसकी समझ में नहीं आती। तो उन्होंने मुझे बोला था कि नहीं, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, उनको भी सिखाया करो। जी हाँ। तो ये एक में जब मैंने आर्ट अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी जी तो सिटी ऑफ लंदन में मैं वॉफिंजर्स से जी जी उनके यहाँ काफ़ी मतलब काम किया मैंने उनका। ठीक है। तो वहाँ मेरी बड़ी इनसे ईस्ट एंड से बहुत से लोग वहाँ आते थे काम करने। जी। तो मुझसे कहते तो मुझे अंग्रेज़ी सिखा दो, सही है। आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है। जी तो मैंने कहा अच्छा। उनको मैंने कहा जब ऐसा है कि कोई आदमी जैसे मैं हूँ अच्छी तरह से ड्रेस करके आता जी। हूँ तो आप ये कहिएगा यू लुकिंग वेरी डिस्टिंग्विश्ड। जी। अच्छा, दूसरे दिन मैं सूट वूट पहन गया। हाँ मिस्टर सिद्दीकी यू लुकिंग वेरी एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड। आग लगा दी। जी हाँ। चलते हैं लोग ये मजे मजे के वाकयात। जी हाँ। तो इस तरह की लैंग्वेज थी वो। फिर बाद में सीखी फिर मैंने आर्टिकल शुरू की। जी। इंग्लिश फर्म्स में कोशिश की आर्टिकल्स की, लेकिन वो लोग जो थे वो उनकी ट्रेडिशन थी कि वो प्रीमियम्स मांग रहे थे। 500 पाउंड का प्रीमियम दीजिए तो आर्टिकल देंगे और पैसे को नहीं पे करेंगे। अच्छा, उल्टा आपसे प्रीमियम लेंगे और पैसे को नहीं पे करेंगे, और मतलब अच्छा काम फ्री में करना होगा। सही है। तो हम तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जाहिर है कि जी हमारे लिए तो ये कोशिश थी कि जल्दी जल्दी अपने टांगों पैरों पर खड़े हो जाएं, जी हाँ। सेल्फ सपोर्टिंग हो जाएं। जी हाँ। तो हमें जूइश फर्म में आर्टिकल मिली। ठीक है। मेरे प्रिंसिपल जो थे जी उन्होंने फिर अच्छी मतलब, क्योंकि मैं वहाँ से M.Com करके आया हुआ था, जी जी अमेरिकन सिस्टम पे पढ़ा हुआ, जी इन्होंने जस्ट शुरू किया था उस सिस्टम को। जी जी तो उन्होंने मुझे जॉब दी कि भाई ये एक जॉब है, ये आप काम ले लीजिए, शुरू कीजिए। मैंने कुछ थोड़ा बहुत वैसे सीख लिया था लोगों से, दोस्तों वगैरह से, जी, कि जी। काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ठीक। तो मैंने पहले जब वो पहले दिन ही मैंने वो छोटा अकाउंट था, जी। मैंने एक दिन में ही बना करके तैयार करके रख दिया। अच्छा। नोट्स वगैरह सब। मेरे प्रिंसिपल जो है जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा एक्सक्यूज मी सर, मुझे कल के लिए कोई काम दे जाइए। जी ज़रा देर से आया करते थे। जी वो कहने लगे नहीं, मैंने तो आपको काम दिया है ना, वो तो एक जी। हफ्ते का तो काम है वो। अच्छा। मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने ख़त्म कर दिया। तो
उन्होंने कहा अच्छा दिखाइए क्या किया आपने। वो अपना मैक वैक उतार कर बैठ गए जी और देखा मेरा अकाउंट का। कहने लगे बस वो मैंने आपको कहा था ना इंटरव्यू में कि 3 महीने का प्रोबेशन। जी कहने लगे आपका प्रोबेशन ख़त्म, जी। अगर आप आर्टिकल साइन करना चाहें तो जी। कल जाकर इंस्टीट्यूट से फॉर्म ले आए। वेरी गुड। कल आपका ये था असाइनमेंट। वेरी गुड। तो इस तरह से मैंने सेकेंड डे ज्वाइन करने के प्रोबेशन पास कर साइन लिया। कर ली। सही। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। जी। और ये मेरे ख्याल से आपका ये ओल्ड स्ट्रीट में जो आप बताते हैं। जी हाँ, ओल्ड स्ट्रीट में जी। फ्रीमैन ब्रदर्स एंड कंपनी के नाम से। अच्छा। ये 3 ब्रदर्स थे उनके, जी जी। उनकी पार्टनरशिप थी। जूइश फर्म थी ये। जी शाम थे। जी और उन्होंने अच्छी मुझे बहुत, चूँकि मुझे काम आता था, मैं ऑलरेडी एमकॉम था, जी। तो इंटरमीडिएट तक तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई सही है। पढ़ने वढ़ने में। जी इसलिए कि मैं ज़्यादातर तो सब पढ़ के ही आया था, तो इंटरमीडिएट तक तो मुझे मेरी नॉलेज वैसी काफ़ी थी। जी लेकिन ये प्रैक्टिकल साइड जो थी जी। वो मुझे सीखनी पड़ी। ज़ाहिर है कि टैक्सेशन वगैरह जो नए सब्जेक्ट थे वो सीखी। बिल्कुल। फिर इंटरमीडिएट पास किया। जी उसके बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम मैंने 1965, 5 साल की आर्टिकल थी। जी लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड मुझे इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्शन दे दी, जी। तो 4 साल की हो गई थी आर्टिकल, लेकिन मैंने 5 साल ही पूरे किए। कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था। ठीक है। और उससे कोई 2-3 महीने पहले ही आर्टिकल ख़त्म होने के जी। मैं क्वालिफाई कर लिया। अच्छा। और मतलब क्वालिफाई करने के 3 महीने बाद तक मेरी आर्टिकल चलती रही। अच्छा। जी हाँ। शुरू में जाहिर है हार्डशिप रही, पैसे बहुत कम मिलते थे। जी जो आते थे वो टैक्स और निकल जाते। मतलब 4 पाउंड वीक से मैंने शुरू किया था। वो आपका एक बार्बर का भी तो किस्सा है। जी बार्बर का जो किस्सा है आपका, नाई के पास जो गए थे आप। जी हाँ। हाँ, याद दिलाएं क्या था? वो जो आप नाई के पास गए, बाल वगैरह कटवाए, उसके बाद जब उसने आपको बिल बताया तो पता चला कि ये तो पूरे वीक की सैलरी चली गई। जी हाँ। हाँ, असल में वो मैं एक दोस्त के पास गया था। जी तो वहाँ पर साउथ इंडियन में रहते थे वो। जी तो मेरे पास कुछ टाइम था, तो मैंने कहा मैं बाल कटवा लेता हूँ। तो वहाँ चला गया मैं साउथ इंडियन में। जी वहाँ बाल कटवाए। जी तो जब उन्होंने बिल बताया जी। तो मेरी तनख्वाह जो थी वो पूरी बिल में हेयर कट में निकल गई। जी हाँ, नाई तो आज तक बहुत महंगे हैं यहाँ पे। बहुत। जी वो सैलून था इसमें, वो सैलून। और आप चले भी किसी पॉश जगह पे गए जी हाँ, मतलब। वो है बहुत साउथ इंडियन, तो बहुत जगह थी जी हाँ। नाइट से मिला वाला था। जी हाँ। फिर उसके बाद आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद मैंने मुलाजमत की जी और सोचा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जी। इसलिए क्वालिफाई करके वापस नहीं गया पाकिस्तान। ठीक है। तो जॉब शुरू कर दी यहीं। पहले तो सिटी में काम करता रहा। जी सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की एक फर्म थी, जी उसमें काम किया। फिर उसके बाद वेस्टर्न में जी। जूइश फर्म में काम किया। सही है। और इस दौरान में फिर मैंने थोड़ी बहुत इरादा ये किया कि और थोड़ा सा एक्सपीरियंस करूं। प्रैक्टिस करने का प्रोग्राम था। जी। मैंने कहा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता हूं। सही है। तो फिर मैंने शुरू किया थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना ठीक है। क्लाइंट्स वगैरह के लिए। तो आर्टिस्ट के दौरान में कुछ लोग थे जिनसे अच्छी मुलाकात वगैरह हो गई थी, जी और वो फ्रीलांस लोग थे, जी। तो उनको अकाउंटेंट्स की ज़रूरत थी। सही है। लेकिन चूँकि छोटे छोटे स्केल पे वो काम करते थे, इसलिए बड़ी फार्म में नहीं जाना चाहते थे। तो मैंने उनसे उनका काम शुरू कर दिया। ठीक है। इस तरह से मैंने एक मामूली सी प्रैक्टिस शुरू कर दी। ठीक है, अपने ही नाम से। जी हाँ, अपने नाम से। जी। फिर तो इसका इस वक्त ईयर क्या चल रहा था अंदाज़न? 1965-66 यहाँ से आपने अपनी फर्म
शुरू की। स्टार्ट कर दी थी। जी हाँ। सही है। फिर 1963 में इंटरमीडिएट के बाद मैं एक लेडी से मिला था जी। जिनसे मेरी काफ़ी दोस्ती हो गई। सही। फिर बाद में क्वालिफाई करने के बाद मैंने उनसे शादी कर ली। ठीक है। और उस ज़माने में मैं बेसवाटर में रहा करता था। बेसवाटर में? ठीक जी है। हाँ। वहाँ बेसमेंट में एक फ्लैट था, उसमें मैं रहता था। ठीक है। फिर मैंने शादी की जी। और सेंट स्टीवंस गार्डन था जहाँ पर 32 सेंट स्टीवंस गार्डन में रहता था बेसमेंट में। जी। ऊपर मेरे एक कपल था जी। जो बहुत मशहूर हुए बाद में, सांड्रा रोड। अच्छा। और उसका दोस्त एलेक, ये ऊपर रहते थे मेरे फ्लैट के ऊपर। मैं बेसमेंट में था, ये फर्स्ट फ्लोर पे। सांड्रा रोड्स? सांड्रा रोड। ठीक ये है। बहुत मशहूर डिज़ाइनर अच्छा। हुई। अच्छा 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 अच्छा। सारा यूरोप, इंग्लैंड के अलावा उन्हें जानता है। अच्छा। जी हाँ। ये मिनी स्कर्ट के ज़माने में। जी। तो वो उनसे हमारी बहुत जान पहचान दोस्ती, बहुत शिकायतें भी करते थे हम उनके। सारी रात तो चलते रहते थे। जी। उनके फ्लैट में कारपेट बिछाया नहीं था। जी तो हाँ। हमारे सोने में बड़ी मुश्किल होती है। ये तो यहाँ का बड़ा मसला है, जब ऊपर कोई चलता है तो नीचे तक आवाज़ आती है। जी हाँ। जी हाँ। फिर इसके बाद मेरे शादी के बाद फिर यहाँ पर रहते रहे उसमें फ्लैट में। लेकिन ये बच्ची हमारी एक पैदा हुई जी। 1967 के अंदर, ठीक है। जिसका नाम मैंने ताशमीन सिद्दीकी रखा। ठीक है। ये ताशमीन इसलिए रखा था कि हमारी एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड जो थी, जी। बताया ये गया है हमें जी। कि ये लोग, हमारे जो एंसेस्टर्स थे इंडिया में, जी। वो ताशकंद से आए थे। अच्छा। 1966 में जब ताजमहल बनाया था शाहजहां ने, जी। तो इंडिया के स्टोन मेसन्स जो थे ये मार्बल पे काम नहीं कर सकते थे, टूट जाता था। ठीक है। रेड स्टोन पे तो ये बहुत अच्छा काम कर लेते थे। मतलब जैसे बहुत से मुगल आर्किटेक्चर जो बने हैं, जी। रेड फोर्ट वैली, जामा मस्जिद, जी। ये सब रेड स्टोन में बने। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने मार्बल का स्ट्रक्चर बना जी। तो इंडियन वर्कर्स काम नहीं कर सकते थे। अच्छा। तो शाहजहां ने वहाँ से, पर्शिया से, जी। ये मेसन्स बनाए जो मार्बल का काम करते थे। अच्छा। उनको मार्बल कटिंग आती थी और कार्विंग भी आती थी, इसलिए वो आयात लिखी गई थी ना उस पर। जी। जी। तो उसमें स्टोन्स टूट जाते थे। ठीक है। बड़ा बारीक काम था। तो ये दो भाई आए थे वहाँ से, जी। ताशकंद से। अच्छा। कहते हैं उनका नाम था तानू बिकानू। जो कि आप, ये मतलब ये कंफर्म नहीं है, मतलब ये स्टोरी खानदान में पास ऑन की है। ठीक है। तो ये हमारे फैमिली जो थी, इनिशियल एंसेस्टर्स थी, आगरा में सही। रहते थे। सही है। तो वहीं पे सेटल हो गया बेसिकली। वहीं सेटल हो गए। सही है। और कई जनरेशन तक उसके बाद कहते ही हैं कि ताजमहल बनाने के बाद उनके दोनों हाथ काट दिए गए, अच्छा। जो मेसन से, ताकि दूसरा ताज न बन सके। हाँ, ये तो स्टोरी तो यही है। स्टोरी ये है। और फिर उनको स्टेट पेंशन वगैरह मिली। बहरहाल फिर उन्होंने अपना आर्ट किया। तो हमारे एंसेस्टर्स से लेकर तक मेसन्स और कंट्रैक्टर्स ही थे। सही है। और फिर हमने जो अपनी हिस्ट्री पिकअप की, वो हमारे दादा जो थे, जी। ये अलीगढ़ में जी। रहते थे। अच्छा। जब ये सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी है, उसे बनाया, तो ये कंट्रैक्टर थे। अच्छा। हमारे दादा ने वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम किया। अच्छा 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 अच्छा। तो हम वहीं अलीगढ़ में, मतलब इनिशियल फैमिली हमारी, दादा और उनके बेटे और फैमिली पूरी अलीगढ़ में ही रहती थी। अच्छा। जो करीब है, 40 मील है जी। जी। आगरा से। जी। तो ताशमीन बाजी का नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि ताशकंद के रास्ते हमारे एंसेस्टर्स जो है वो। जी हाँ। जी। और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसके बाद मैंने जी। वहाँ का बेसवाटर का मकान छोड़ करके फिर मैं रहता रहा था, साउथ वेस्ट लंदन में था। जी।
तो मैंने यहाँ आल्स रोड के करीब वॉरिक गार्डन में जी। एक फ्लैट ले लिया क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, ये आपने अपना पहली प्रॉपर्टी जी हाँ, खरीदी? 60 वॉरिक गार्डन, ठीक है वहाँ पर फ्लैट ले लिया था। जी। और वहाँ पर बस मैं, मेरी वाइफ और बच्ची रहते थे, सही है। और वहीं से प्रैक्टिस भी करते थे। वाइफ मेरा काम करती थी टाइपिंग का, सेक्रेटरी, वो टाइपिस्ट और सेक्रेटरी थी। अच्छा 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 अच्छा। फिर इसको जब प्रैक्टिस वगैरह एक्सपेंड की तो जगह छोटी हो गई रहने के लिए। मैंने कहा अब फैमिली भी बड़ी हो सकती है, जी तो फिर मैं वहाँ से उसको फ़रोख्त करके जी। फ्लैट को मैंने दूसरा मकान बड़ा पैलिसा रोड में लिया, ठीक है बैरन्स कोर्ट। जी ये क्वींस क्लब बहुत मशहूर जगह हो जी गई जी। थी वहाँ पर। जी हाँ। 25 पैलिसा रोड खरीद के वहाँ सेटल हो गया। वहीं से फिर प्रैक्टिस शुरू करता रहा। अगर साथ साथ बता दें कितने का खरीदा तो ये भी अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि कितने से लिया और कितने का चला भाई उस गया। ज़माने में जी। मैंने वो 15,000 पाउंड का खरीदा था, 15,000 पाउंड का, ठीक है। 1973 में। सही है। और फिर आपने? अब फिर 43 इयर्स के बाद जी मैंने उसको सेल किया। जी। वो कितने का? वो तकरीबन 2 मिलियन का। देखें ज़रा। उस घर ने बेसिकली आपको 2 मिलियन टच करा दिया। जी जी पहले वो, उसके बाद जब पहले रोड पे ही थे तो वो 1975 में प्रैक्टिस में वहीं करता रहा। जी फिर जब 1975 में मेरा बेटा पैदा हुआ, जी। उसका नाम मैंने रोशन रखा, ठीक रोशन है। सिद्दीकी। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा नहीं, अब आपकी प्रैक्टिस बड़ी हो गई है, जी। आप यहाँ से शिफ्ट करें। सही है। फिर वहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी ली, जी टलगात रोड करीबी, वहाँ घर के करीबी जगह थी, वो प्रॉपर्टी ली। उस ज़माने में फिर हमारी प्रैक्टिस बड़ी हो गई थी, जी तो पार्टनरशिप कर ली मैंने। पार्टनरशिप की ट्राई तो की, लेकिन ये सबसे लंबी पार्टनरशिप यही रही मेरी। मेरा एक पारसी पार्टनर था, अच्छा, उसका नाम था मजाइना, ठीक है। तो सिद्दीकी मजाइना के नाम से अच्छा अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस। ये लेट 70s की बात है? जी हाँ, ये 70s की बात है। जी फिर पार्टनरशिप, उसके बाद हम वहाँ से उस मकान को हमने सेल कर दिया। जी। पार्टनरशिप में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, अच्छा, तो हमने किराए की जगह ली। ठीक है। इसलिए कि इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादातर मेरी थी प्रॉपर्टी में, जी जी। लेकिन वो हिस्सा मांगते थे तो उसमें तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हुई। सही फिर है। हमने हैमरस्मिथ ब्रॉडवे में, नंबर 2 हैमरस्मिथ ब्रॉडवे में 2 फ्लोर किराए पे ले करके ठीक है। प्रैक्टिस वहाँ से शुरू की। ठीक है। और फिर मेरा ख्याल है कि 2-3 साल के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया। जी तो मैंने फिर वो किराए की प्रॉपर्टी छोड़ करके जी अपनी प्रैक्टिस जो थी सिद्दीकी के नाम से, सिद्दीकी शमीम पार्टनर्स जी। के नाम से शुरू कर दी थी। जी और वहाँ से फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी ब्रू ग्रीन पे ली। जहाँ पे हम बचपन में आए थे। आप जब आए थे 31 स्टैंडर्ड रोड पे। 90s में भी वही थी आपकी? जी हाँ। जी हाँ, वहाँ मेरी प्रैक्टिस थी। जी जी रहता भी में पहले सर रोड पे ही था, वॉकिंग डिस्टेंस था, 15 मिनट की वॉक थी। जी 10 जी। मिनट। फिर 17 ईयर्स तक मैं वहाँ सोल प्रैक्टिशनर रहा। सही है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी और प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो थे ये, जी अच्छा बच्चों की बैकग्राउंड ये हुई थी कि तश्मीन जो थी, इन्होंने इनिशियल एजुकेशन तो स्टेट स्कूल में की थी, मेलकम स्कूल। जी जी ये चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल के सामने स्कूल है, जी जिसमें इनिशियल एजुकेशन की। उसके बाद गोरल्फिन एंड लैटिमा बहुत अच्छा प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। उसमें से GCSE O लेवल A लेवल किया।
ठीक है। फिर उसके बाद ग्लासगो यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिस्ट्री ऑफ आर्ट में म्यूजिक की ग्रेजुएशन किया। आर्ट्स में कि म्यूजिक में? पहले हिस्ट्री ऑफ आर्ट में की ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ग्रेजुएशन किया। ठीक है। और ग्लासगो यूनिवर्सिटी में 400 की फैकल्टी में जी। फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अच्छा, वाह, जबरदस्त। और 2 प्राइजेस थी, दोनों विन की। वेरी गुड। और साथ साथ वहाँ पर बेलियल जो एक स्कॉटिश है जी। उसकी कॉलेज है ऑक्सफोर्ड में, अच्छा, उसकी स्कॉलरशिप मिल गई उसे। सही है। तो फिर वो ऑक्सफोर्ड में आ गई, ठीक है। बेलियल कॉलेज में। सही है। वहाँ पर उन्होंने पीएचडी, पहले तो मास्टर्स किया, जी। उसके बाद मास्टर्स इन्होंने म्यूजिक में किया, जी। और फिर म्यूजिक में ही उन्होंने पीएचडी किया। पीएचडी किया। इनकी थीसिस जर्मन कंपोजर वागनर के ऊपर। अच्छा, जी हाँ। सही है। जो इन्होंने तकरीबन 8 साल से ज़्यादा लिया अच्छा, थीसिस तैयार करने। लेकिन वो फिर बाद में इनके जो सुपरवाइजर थे उन्होंने कहा कि आप इसको पीएचडी के बाद अपनी थीसिस जो है ये बुक फॉर्म में पब्लिश कर दें। सही है। जो मेरा ख्याल है इन प्रोसेस है। अच्छा, सही है। मेरा बेटा जो था, इन्होंने इनिशियल तालीम इन्होंने भी मेलकम स्कूल चैरिंग क्रॉस से ही की थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर इन्होंने प्रैक्टिस करने की शुरू की तो कुछ कामयाबी नहीं हुई। फिर डिफरेंट डिग्रीज लेते रहे, डिफरेंट पढ़ाई करते रहे। आखिर में इन्होंने लास्ट डिग्री जो की है वो ईलिंग यूनिवर्सिटी से की है, जी। नर्सिंग में। ठीक है। और आजकल वो चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में जी। मुलाजिम है, स्पेशल केयर यूनिट में। जी 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 जी। वहाँ काम करते हैं। सही है। टैशमीन फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। सही। उनका एक उन्होंने शादी की हुई है जर्मन के साथ, जी। जॉर्ज के। तो ये बैकग्राउंड। मेरी वाइफ जो है वो ईलिंग में रहती हैं। जी। मैं रिटायर होने के बाद प्रैक्टिस, मैंने होने से पहले मेरा पाकिस्तान काफ़ी आना जाना हो गया था, मतलब भाई के घर में, आपके घर। जी 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 हाँ। तो ये आपका इंग्लैंड मूव होने के बाद पाकिस्तान का पहला चक्कर कब लगा था? मैं आता जाता रहता था। तो आपको याद है कब आपका पहला चक्कर लगा था? मेरा ख्याल है पहले मरतबा जब मैं आया हूँ पाकिस्तान क्वालिफाई करने के बाद, जी। जो मेरे फादर की डेथ 1968 में हुई, जी। तो मैं 67 में क्वालिफाई करने के बाद पाकिस्तान आया था। अच्छा, आए थे। जी हाँ। अब मेरे जाने के फ़ौरन बाद मेरे फादर की डेथ हुई। जी जी। 1968 में। सही। तो फिर मैं दोबारा आया था सही। भाई के साथ अपने। सही, बड़े भाई के साथ। जी हाँ। जी। लेकिन फिर उसके बाद मैं 70s तक जी। नहीं आया पाकिस्तान, ठीक है। मेरे वालिद के डेथ के बाद। ठीक है। फिर 70s में मैंने फिर आना शुरू किया, सही है। जब आप लोग वहाँ शिफ्ट हो गए थे, ये 5 नंबर में, जी। नाजमाबाद में। जी, अब्बू वगैरह की फैमिली। जी हाँ। जी हाँ, अब्बू थे आपके। जी। तो मैं वहाँ आया करता था। हालात पाकिस्तान के उस वक्त अच्छे नहीं थे। जी हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने इंग्लैंड मूव होने के बाद तकरीबन 7 साल 8 साल और ऐसे ही थोड़े थोड़े से गैप से विजिट करते रहे पाकिस्तान। तो इस गैप्स के बाद आपको क्या क्या फ़र्क वाज़े तौर पे नज़र आते गए हिस्ट्री में कि पाकिस्तान कैसे बदलता जा रहा है? पाकिस्तान जो था इसमें मेरे खुद की फीलिंग ये थी कि अपॉर्चुनिस्ट लोग ज़्यादा थे। अच्छा। जो भी थे, मतलब मेरे खुद की असेसमेंट में ये है जी कि पाकिस्तान एक नेशन नहीं बन सकी। सही है। यूनाइट एज ए नेशन, मतलब जैसे मुल्क में होता है ना कि सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, जी। उसके बाद कुछ और है। जी जी। ये फीलिंग जो थी ये नहीं हो सकी। अच्छा। यहाँ मेरी खुद की, अब मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
कि लोग नहीं सोचते कि मैं पहले पाकिस्तान, पहले मुसलमान हूँ जी उसके बाद पाकिस्तानी हूँ, जी उसके बाद कुछ और हूँ। बिल्कुल। ये मेरी प्रैक्टिस ये होंगी, लेकिन ये कि ऐसा कॉमन क्राइटेरिया नहीं है। जी हाँ, नहीं तो जैसे अब तो आप मुसलसल तौर पे पाकिस्तान में मुकीम हैं और यहाँ 2-3 महीने के लिए इंग्लैंड का आपका साल में चक्कर लग जी जाता है। जी लेकिन अभी हम जहाँ एज अ सोसाइटी पाकिस्तान में हैं, जी। क्या ये जो ट्रांजिशन आई है ये आपने आहिस्ता आहिस्ता आते हुए देखी है या हम हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं, ये ऐसा ऐसा हुई। अच्छा। जी हाँ, ये असल में जैसे मैंने बताया ना कि ये अपॉर्चुनिस्ट जी रहे हैं, मतलब ये कि सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करने के लिए जी पार्टीशन का जो बेसिस था जी उसको ही भूल गए। बिल्कुल। ये जो टू नेशन थ्योरी जी थी जी जिस पे पार्टीशन हुआ था, मुस्लिम यूनाइटेड थे, तो ये यूनाइटेड हमारे इंडिया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, हमने ईस्ट पाकिस्तान इसी उसमें खोया जी हाँ लीडरशिप के। भाई एक इलेक्शन है, एक आदमी इलेक्ट होता है, ठीक है, मेजॉरिटी जिसकी है उसकी गवर्नमेंट बनाओ, बिल्कुल। आप कौन होते हो उसको रोकने वाले। एग्जैक्टली। तो इन्होंने यही कोशिश की, जी हाँ। इसी चक्कर में बांग्लादेश बना। मुजीब जीत गया था। जी हाँ। मुजीब, जाहिर है कि वो 55% वोट मिले थे उसे, जी हाँ तो उसका राइट था, बिल्कुल। जो उसको डिनाई किया गया भुट्टो ने। जी तो ये इस मतलब अपॉर्चुनिस्ट जी हाँ थे जिनकी वजह से पाकिस्तान टूट गया, दो हिस्से में जी अलग हाँ। अलग हुए। तो फिर आप तकरीबन मुसलसल तौर पे आफ्टर 2003-2004 आप पाकिस्तान मूव हो गए। जी मुस्तकिल तौर पे फिर जब आप पाकिस्तान मूव हुए थे तो आपने अपनी यहाँ से प्रैक्टिस वगैरह ख़त्म कर दी? जी हाँ, प्रैक्टिस खत्म करनी, मतलब कर दी थी मैंने। ये तो आई थिंक अर्ली 2000s में कर दी थी आपने। मैंने प्रैक्टिस 1995-96 में शायद। अच्छा 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 अच्छा। जी हाँ, प्रैक्टिस चलाता रहा मैं, लेकिन चूंकि मेरे दोनों बच्चे अलग अलग लाइन में चले गए, जी हाँ मेरी अकाउंटेंसी लाइन में कोई आया नहीं, जी तो फिर मैंने कहा कोई अब वो कोई आइडिया है नहीं प्रैक्टिस को आगे चलाने का, सही है। आगे कौन से चलाएगा। तो तो आप 95 में तकरीबन अपनी प्रैक्टिस ख़त्म कर दी जी हाँ, और ऑलमोस्ट 2005 में आप मुस्तकिल तौर पे फिर पाकिस्तान मूव हो गए थे। ऑलमोस्ट। जी हाँ, और ज़्यादातर टाइम। जी हाँ, और इन 10 सालों में आप काफ़ी आपके चक्कर लगते रहे थे, जितना हमारा, क्योंकि हमारा तो बचपन चल रहा था तो हमें याद है। जी हाँ, मतलब मैं आता जाता रहता था, कभी आके आपके पास रहता था, कभी वहाँ भी। पर अब शुरू में तो आप तो बाद में आए, जी शुरू में तो मैं अपने फैमिली के साथ बिल्कुल। भी रहता था। जी हाँ अभी रहता हूँ, मतलब मेरी फैमिली अब भी है। जी हाँ। तो अब तकरीबन आपको समझ लें कि मुस्तकिल तौर पे तो 20 साल तो मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान में जी रहते हाँ, हुए हो गए। ऑलमोस्ट तो आपने ज़्यादातर टाइम पाकिस्तान में। आपने कोई तकरीबन ज़िंदगी के 8-10 साल गुजारे बिफोर पार्टीशन इंडिया पाक हिंदुस्तान जी हाँ, में बेसिकली। जी हाँ। फिर उसके बाद आपने मज़ीद 10-12-13 साल गुजारे पाकिस्तान बनने के बाद, और फिर आप माइग्रेट करके यूके आ गए 1960 से। 60 से तकरीबन आप 45 साल फिर आपने इंग्लैंड में गुजारे। तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा आपने इंग्लैंड में ही गुजारा हाँ, 35 ईयर्स तो मैंने प्रैक्टिस की है। है। जी 5 साल क्वालिफिकेशन में ली, जी हाँ। तो 40 ईयर्स से यही हो गया। और फिर आप फिर आना जाना रहा मेरा पाकिस्तान से, मतलब ताल्लुक मेरा, कनेक्शन थोड़ा बहुत रहा ही। जी। तो अब ये जो 45 साल के बाद फिर अब 20 साल आपने, अभी जो आपके करंट 20 इयर्स हैं, ये आपने पाकिस्तान में गुजारे। जी हाँ। तो वही कहने का मकसद ये है कि इतनी डायनामिक ज़िंदगी गुजारने के बाद अगर हम आपसे ये पूछें कि आपने ज़िंदगी में क्या सीखा और आप व्यूवर्स को कोई भाई, मैं मैसेज अपनी लाइफ तो ऐसे देखता हूँ इन शॉर्ट जी कि फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। सही है। समझिए, हमारी ज़िंदगी शुरू हुई है जी रैग्स में। सही है। हम जहाँ पैदा हुए, जिस माहौल में थे, कभी हम सोच भी नहीं सकते कि हम इंग्लैंड जाएंगे, जी लेकिन हालात और कोशिश जी और कामयाबी बिल्कुल। अल्लाह ताला ने दी,
जी हाँ। तो जिसको वो चाहता है। जी, तो ये तो हो गई वन लाइन, लेकिन एक मैसेज अगर आप देना चाहें, आजकल भी क्योंकि बहुत लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर ममालिक में जा रहे हैं क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं, तो वैसे ओवरऑल वैसी लाइफ मैसेज भले आप इस पे ना दें। मुझे इस सिलसिले में एक सेइंग जॉन एफ कैनेडी की आती है। ठीक है। वो ये कि ये मत देखो कि कौम तुम्हें क्या, मुल्क तुम्हें क्या देता है, जी तुम ये सोचो कि तुम मुल्क को क्या दे सकते हो बिल्कुल। जी हाँ अपनी तरफ से। बिल्कुल। हमारे मुल्क में हम जैसे लोगों को सराहा नहीं, सही है। उनको जो रिस्पेक्ट, जो चीज़ें देनी चाहिए वो नहीं मिली, जी तो हम मुल्क छोड़ के चले गए। हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। हमारे भाई जो थे उन्होंने मेडिसिन किया, जी। एमडी किया बॉर्न यूनिवर्सिटी से, जी उसके बाद वो जनरल में सेटल हो गए। सही है। मैंने तो अकाउंटेंसी की, मुझसे कौम को फ़ायदा हो सकता था, बिल्कुल मुल्क को फ़ायदा हो सकता था, बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ सेटल हो गया इसलिए कि मुल्क ने हमें अपॉर्चुनिटी दी। सही है। इसीलिए ब्रेन ड्रेन होता है कि मुल्क जो है वो अपने लोगों को सहायता नहीं, जी गाइड नहीं करता। जी, आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जी हाँ, अब वो ये इकोनॉमिक माइग्रेशन होती है ज़्यादातर। जी हाँ। जी हाँ, इसलिए कि अब आप देखेंगे कि आपके नेक्स्ट जनरेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, जी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल यू हैव नो चॉइस। सही बात है। आप तो यही सोचोगे अभी यही, यहाँ से तो कोई चॉइस नहीं है, जी यहाँ रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी तबाह होगी, बिल्कुल। तो बेहतर ये कि कहीं और चलो। जी हाँ। तो ज़्यादातर जो इमिग्रेशन होती है, और ख़ासतौर पर पढ़े लिखे जो लोग जो मुल्क छोड़ देते हैं, जी उसकी वजह यही है। सही बात है। जो मुल्क उन्हें वेलकम करता है जी चले जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, जहाँ पे और आई थिंक इंग्लैंड के अंदर हमारी थोड़ी सी माइंड इसलिए मैच कर जाता है क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंदर ही हमारी इंडिया पाकिस्तान रहा और ये अपना कल्चर छोड़ के चले गए। जैसे क्रिकेट हमें भी बहुत पसंद है, इन्होंने तो इन्वेंट किया है, और हमारे खाने पीने इनको बहुत पसंद है इंडियन पाकिस्तानी, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, सबसे बड़ी वो है कि हम लैंग्वेज इनकी है ना। जी हम इंग्लिश शुरू से ही सीखते हैं, जी हाँ ज़्यादातर इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो स्नैग होता है इमिग्रेशन के अंदर, जी वो लैंग्वेज होती है। जी हाँ अगर आपको ज़ुबान आती है ना, जी हाँ तो आपका आधा कल्चर तो वैसे ही मिल जाता है जी हाँ कि लोग आपकी ज़ुबान समझते हैं। बिल्कुल, जो कि आपको शुरू में महसूस हुआ था कि नहीं समझते। हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी की कि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मैंने अंग्रेज़ी सीखी हुई है। तो आखिरी में, हमारी वीडियो के आखिरी में, आपकी इंशाल्लाह फ्यूचर में इरादा ये भी है कि अपनी ऑटोबायोग्राफी प्रॉपर रिटन फॉर्म में भी देंगे, लेकिन वीडियो के आखिर में कोई मैसेज हमारे व्यूवर्स को देना चाहें तो आप बिल्कुल दे दें। भाई, पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा एक मैसेज ये होगा जी कि आप अपने आप को काबिल से काबिल बनाएं, जी और जो भी हो सकता है अपने लिए, जी अपनी फैमिली और अपने मुल्क के लिए करें। ठीक है। जितना भी कर सकते हैं आप, बगैर इस चीज़ को सोचे हुए कि आपको क्या रिटर्न मिलेगा। आपको रिटर्न क्या तो देने वाला वो है, जी हाँ वो देगा, वो देखता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं जी। और फ्यूचर में जब आपकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जब भी इंशाल्लाह पब्लिश करने का हुआ तो हम यहाँ पे भी अनाउंसमेंट कर देंगे। जी। और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद हमारी तरफ से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अल्लाह हाफिज़।